Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens. और दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स वीकली है इसमें हम आज देखने वाले हैं इकोनॉमी। ध्यान रखिए, इकोनॉमी का टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है ये जीएस 3 में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी कई सारे बच्चों को थोड़ा टफ भी लगती है ना। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। यहाँ पे हम सारी तरीके से हर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा प्लीज ये ध्यान रखिएगा, हमारी वेबसाइट educatedsapiens.in ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज गो देयर एंड डाउनलोड, है ना। आपको उसके लिए छोटे सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द पीडीएफ फ्रॉम देयर। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल चुका हूँ। प्लीज ये ध्यान रखिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं एजुकेटेड सेपियंस के नाम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC। देखिए, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रूरल मतलब गांव के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रीफाई करेगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको भी पता है उज्ज्वला योजना थी हमारे पास। ठीक है, उज्ज्वला नहीं, सॉरी, उजाला योजना थी। ठीक है, और एक कॉर्पोरेशन है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करेगा। इसको एक महारत्ना स्टेटस दिया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है पीएसयूज जो होते हैं कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले एक चीज समझिए क्यों न्यूज है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसको महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टेटस दिया गया। अब ये स्टेटस कब और क्यों मिलता है वो देखेंगे, बट पहले ये समझिए कि REC है क्या। ध्यान रखिएगा, REC इज नॉट अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर केबल ले डाउन नहीं करती। ध्यान रखना, ये केबल ले डाउन नहीं करती, ये एक फंडिंग एजेंसी है। कैसी है? फंड करती है। ध्यान रखना, फंड करती है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है किस प्रोजेक्ट को फंड करेगी? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, REC एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसको 1969 में बनाया गया था। ये पावर सेक्टर फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस रखती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कई जगह पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करें, बट प्लीज ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम्स। कौन कौन सी फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए? सौभाग्य योजना। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, मैं उजाला धोखे में बोल गया था। इट इज सौभाग्य योजना, जिसका फुल फॉर्म बनता है सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य। ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना की ये नोडल एजेंसी है। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDU-GJY, है ना। और इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो नोडल एजेंसी किन किन एजेंसीज के लिए, किन किन स्कीम्स के लिए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस पे एक सवाल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बार के यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा देखें तो महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना एंड अदर PSUs। ठीक है, महारत्ना की बात करूं तो PSUs विथ एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ओवर 2,500 करोड़ फॉर 3 इयर्स। ठीक है, तो पहली सेट क्या हो गई महारत्ना बनने के लिए कि आपका प्रॉफिट 2,500 करोड़ होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल के लिए। 3 साल के लिए 2,500 करोड़ आपका 3 साल के लिए प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, या फिर एवरेज नेट वर्थ जो है आपकी 10,000 करोड़ हो पिछले 3 साल से। क्लियर है? या फिर आपका जो एवरेज टर्न ओवर है, देखो नेट वैल्यू, टर्न ओवर और प्रॉफिट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है ये भी समझा देता हूं। सपोज कीजिए, देखिए जो आपके नेट वैल्यू है या नेट वर्थ है, ये किसी और तरीके से नापी जाती है। टर्न ओवर होता है आपका टोटल इनकम। सपोज कीजिए कि मैं एक शॉप ओनर हूं। ठीक है, मैं एक शॉप ओनर हूं। ठीक है, मैं अपनी शॉप को सपोज की स्टैब्लिश करने में लेट अस से 8 लाख रुपीज लगाता हूं, या 10 लाख, चलो मान लो आसानी रहेगी कैलकुलेशन में भी। ठीक है, 10 लाख रुपीज लगाता हूं। मेरी शॉप को जो मैं सेटअप करने में कितना लगा रहा हूं? टोटल 10 लाख। ध्यान रखना, सेटअप करने में मैंने कितना लगाया? 10 लाख। तो 10 लाख के मैंने एसेट खड़ा किया। ठीक है, अब मेरी शॉप से बिक्री होती है लेट अस से हर महीने, जैसे देखो 10 लाख तो मैंने खड़ा करने के लिए, इसमें क्या क्या आएगा? लैंड कॉस्ट आएगी, मैंने अपना शॉप खड़ा किया है तो। ठीक है, शॉप आएगा। फिर इसके अलावा जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स जो भी कुछ लिए, मशीनरी लगा रखी है सपोज कीजिए। ठीक है, वेइंग मशीन हो गई, और जो भी मशीन मैंने लगा रखी है ना, तो वो सब मिला करके फिक्स कॉस्ट 10 लाख लगा दी मैंने। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई है? लेट अस प्रिज्यूम दैट इन्वेंट्री इसी में इन्वेंट्री भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मेरे पास इतनी सारी पड़ी हुई है। ठीक है,
अब इसको मैं साल में जो बिजनेस करता हूँ, लेट अस से मैं सामान बेचता हूँ, प्रिज्यूम करते हैं हम लोग लेट अस से 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का मैंने सामान बेचा, ठीक है, अपनी शॉप में 10 लाख मैंने लगाए हैं, उसको सेटअप किया है, और साल भर में 5 लाख का मैं सामान बेचता हूँ, साल में 5 लाख का सामान बेचता हूँ, और इसके बाद इस 5 लाख में से लेट अस प्रिज्यूम दैट कि 50% मेरा प्रॉफिट, हालांकि काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको दिख सकता है, बट ठीक है, अभी के लिए ये मान लेते हैं 50% मेरा प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। इज इट क्लियर, है ना? तो इस बात को समझिएगा कि जो मेरा नेट वर्थ होगा, जो नेट वर्थ होगा वो क्या होगा, 10 लाख प्लस ये जो इन्वेंटरी मैंने मेंटेन की हुई है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट होता है ये काफी हद तक शेयर मार्केट्स में आपको रिफ्लेक्ट होता है, जहां पे हम किसी कंपनी के वैल्यूएशन पे बेट करते हैं, ठीक है, कि वैल्यूएशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है उसके पास उतना कैश ना पड़ा हो, उतना चीजें ना पड़ी हो, उतने एसेट्स ना पड़े, बट लोगों के परसेप्शन में ये कंपनी रियली वर्थ इट है ना। दैट इज वाई वी कॉल इट एनुअल नेटवर्थ, ठीक है, साल भर में जो नेटवर्थ उसकी रही अमूमन, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज बहुत मायने रखती है। इसके बाद देखो मैंने बिजनेस कितने का किया, साल भर में कितने का बिजनेस किया, मतलब कितने का रेवेन्यू जनरेट किया, है ना। ये रेवेन्यू कहलाता है मेरा टर्नओवर, ध्यान रखना ये टर्नओवर कहलाता है। इतने का कैश ट्रांजैक्शन मैंने आउटफ्लो में डाला है, मतलब इनफ्लो में लिया है, मतलब मैंने सामान लेकर के आया था, मैंने टोटल 5 लाख का सामान बेचा है, तो ये क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है, ठीक है। तो ये टर्नओवर हो गया, ठीक है। और इसमें से जो मुझे फायदा होगा आफ्टर टैक्सेशन या फिर बिफोर टैक्सेशन, वो डिपेंड करता है डिफिनीशन के ऊपर। नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब आफ्टर टैक्सेशन जाएगा, तो टैक्स वैक्स देने के बाद लेट अस प्रिज्यूम दैट कि मुझे 50% या 20% जो भी आपको मानना हो वो प्रॉफिट मान लीजिए, चलिए 40% मान लीजिए, तो ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है, 2.0 2 लाख, ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। तो समझो कि 2 लाख मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। इज इट क्लियर? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखिए तीनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट, एक्चुअली नेट प्रॉफिट आई शुड राइट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा आपका नेटवर्थ, ठीक है, पिछले कितने सालों का देखना है ये भी ध्यान रखना है आपको, 3 साल का हर एक चीज देखना है, पिछले 3 साल का देखना है, ठीक है, एवरेज एनुअल लेकर के चलना है, ठीक है। और उसके अलावा नेट टर्नओवर, ध्यान रखना टर्नओवर जो है एवरेज एनुअल टर्नओवर है, वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरह से लिख लीजिए महारत्ना में, ठीक है। फिर इसी तरह से नवरत्ना में, ठीक है। नवरत्न के बाद मिनी रत्ना में 2 कैटेगरीज आती है, ठीक है, मिनी रत्ना है, ठीक है, मिनी रत्ना में 2 कैटेगरीज आती हैं, और उसके बाद दूसरे पीएसयूज होते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। नवरत्न की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए पीएसयूज विद स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर, यहाँ 6 पैरामीटर देखे जाते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, it must first be mini ratna and has 4 independent director before it can be made नवरत्ना। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई भी मिनी रत्ना कंपनी है वही नवरत्ना में प्रमोट हो सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें शर्त रखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसको 60 आउट ऑफ 100 स्कोर करना होता है बेस्ड ऑन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, नेट टर्नओवर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर पैरामीटर, टोटल मैन पावर कॉस्ट, है ना, कितना इसको कॉस्ट पड़ रहा है मैन पावर का। इज इट क्लियर, है ना। इसके अलावा मिनी रत्ना की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए पीएसयूज जो है कॉन्टिन्यूसली अगर प्रॉफिट दे रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट दे रही है पिछले 3 सालों से, है ना, और इनका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 30 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एक साल में भी, तो फिर उस केस में हम पॉजिटिव नेटवर्क कंपनीज को जो पिछले 3 साल में है इसको हम कहेंगे मिनी रत्ना, ठीक है। और पीएसयूज की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे पीएसयूज, ऐसे पीएसयूज जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है वो अनलिस्टेड कहलाते हैं। अनलिस्टेड इन द सेंस मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना नहीं कहलाएंगे, वो अदर पीएसयूज में काउंट होते हैं, ठीक है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। तो आरईसी को क्या मिला है अभी महारत्ना का स्टेटस मिला है, प्लीज ये ध्यान रखिए। बोर्ड ऑफ महारत्ना सीपीएसई कैन मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टू अंडरटेक फाइनेंशियल ज्वाइंट वेंचर्स एंड होली ओन सब्सिडियरीज अंडरटेक मर्जर्स एक्विजिशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखो एक चीज समझना, हर लेवल पे आपकी स्वायत्तता बढ़ती जाती है, ऑटोनॉमी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। हर लेवल पे आपकी ऑटोनॉमी धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है नवरत्ना को हम फ्रीडम देंगे, फ्री हैंड देंगे कि ऑपरेट करो खुशी खुशी एज कंपेयर टू मिनी रत्ना, क्योंकि उसने बस 1 साल 30 करोड़ प्रॉफिट दिया है। इन जनरल वो पॉजिटिव चल रही है, ठीक है। अदर पीएसयूज पे हम पूरा होल्ड रखेंगे क्योंकि वो रेगुलरली लॉस मेकिंग है, रेगुलरली वो लॉस कर रही है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू ए सीलिंग ऑफ 15% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न सीपीएसई लिमिटेड टू 5000 करोड़ इन वन प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा आरईसी महारत्ना बन गया, ठीक है। तो महारत्ना को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, किसी भी तरह का ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं ताकि सो दैट कि एक फाइनेंशियल ज्वाइंट वेंचर बना सकती हैं, एक ओन सब्सिडियरी बनाना इनको लगता है भाई अगर हम सब्सिडियरी बना देंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। मर्जर करना हो खुशी खुशी मर्जर कर सकती हैं, लेकिन दैट टू विल बी सब्जेक्टेड टू 15% ऑफ द नेटवर्थ, जो टोटल इनकी वर्थ है
उसका 15% कम से कम, मतलब 15% तक ही ये ऐसा काम कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। और इसके अलावा 5,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में, इससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, 5,000 करोड़ मैक्सिमम ये एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आरईसी कैन नाउ ऑल्सो एंटर इनटू टेक्नोलॉजी ज्वाइंट वेंचर्स और अदर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अमंग अदर्स। तो इससे आरईसी को और ज्यादा बल मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ठीक है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस करने का, ठीक है। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है बिजनेस करना, ठीक है, व्यापार करना, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसके अलावा देखो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत मायने रखती है। क्यों मायने रखती है, एक चीज समझना, बैंक रन क्यों होते हैं, क्या हैव यू एवर थॉट ऑफ इट, बैंक रन क्यों होते हैं। सपोज कीजिए आप जो 100 रुपीज अपने डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग बैंक, किसमें, सेविंग बैंक में, ठीक है। तो आरबीआई मैंडेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप ध्यान देंगे तो 30% पैसा पार्क हो जाता है। पार्क कैसे हो जाता है, जैसे आपका सीआरआर हो गया, ठीक है, फिर आपका एसएलआर हो गया, ठीक है, इन दोनों में मैक्सिमम पैसा पार्क हो जाता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और बाकी जो पैसा है, बाकी का जो पैसा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 20%, 25% माना, 30% काफी ज्यादा हो गया, 20-25% के आजू बाजू होता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है, मतलब जैसे 100 रुपए तो 25 रुपए तो यहाँ चले गए, ठीक है। बैंक के पास ये 25 रुपए रेगुलरली पड़े हुए हैं, बैंक के पास ये 25 रुपए रेगुलरली पड़े हुए हैं, बट ध्यान रखो, ये 75 रुपीज क्या कर देते हैं, ये लैंड कर देते हैं। व्हाट दे डू विद दिस मनी, दे लैंड इट टू, है ना, XYZ%, ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब सपोज करो अगर मैंने कल जमा किया पैसा, है ना, कल मैंने जमा किया, यस्टरडे मैंने पैसा जमा किया, ठीक है, ये 100 रुपए मैंने बैंक को दिए सेविंग अकाउंट में, ठीक है, 25 रुपए इसने अपने पास रखे, 75 रुपए आगे लैंड कर दिए, बढ़ा लिए, ठीक है। अब मैं 2 दिन बाद पहुंच जाता हूं बैंक के पास कि सर आई वांट माई 100 रुपीज बैक, अभी का अभी चाहिए मुझे, है ना। अब बैंक के पास तो पैसे कितने पड़े हैं, 25 रुपीज। अब ये मैनेज कैसे करेगा, 75 रुपीज, ऑब्वियस ही बात है नहीं कर पाएगा। तो फिर उस केस में, क्योंकि इसने तो लोन दे दिया ना भाई, XYZ जब वापस करेगा तब जाकर ये पैसा वापस आएगा, तब जाके मुझे मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बैंक भी कैलकुलेशन करके बैठा है, एक टाइम पे एटमैक्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% पीपल ही आएंगे जो अपना पैसा वापस मांगेंगे, बाकी 80% लोग जो है वो अपना पैसा सेफ रखेंगे, है ना। तो मैं उस पैसे को सर्कुलेट कर सकता हूं। और देखो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बैंक पैसा वापस नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं पैनिक होने लगूंगा, मैं पूछूंगा बैंक से, भाई बैंक में मेरा पैसा था, पैसा कहाँ गया मेरा, मुझे जल्दी बताओ, तुरंत बताओ, इमीडिएटली आंसर चाहिए मुझे एकदम, है ना। उस केस में बैंक के पास अगर नहीं जवाब होगा तो फिर इन दैट केस व्हाट विल हैपन, बैंक में एक र्यूमर उड़ेगी कि भाई ये पैसा नहीं दे रहे हैं, ये बैंक रन होने वाला है, बैंक भागने वाला है। फिर और लोग पहुंचेंगे और लोग पहुंचेंगे और सडनली बैंक पूरा क्रैश हो जाएगा, बैंक रियली में भाग जाए, मजबूरी हो जाएगी बैंकरप्सी डिक्लेयर करना बैंक, है ना। इस बात को समझिएगा कि फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा, अच्छा ये चीज डिसरप्ट कब हुई थी, डिसरप्ट इसलिए हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, है ना, कि हमेशा बैंक के पास लिक्विडिटी डेफिसिट होता है। मैंने ये जो चीज बताई, लिक्विडिटी डेफिसिट का मतलब क्या है, एक साथ अगर उसके 100% कस्टमर पहुंच जाए कि भाई मुझे आज का आज मेरा पैसा दो, वो नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। इवन 50% भी पहुंच जाए तो भी बैंक की हालत खराब हो जाएगी, 30% भी पहुंच जाए तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पैसा अब जो 20-25% ही इसने अपने पास रिजर्व रखा हुआ है, बाकी 75% दे हैव लेंड आउट, वो बाहर लोन में चला रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो अगर 30-40% लोग भी पहुंच जाए सडनली अपना पैसा वापस मांगने तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको पता है डीमोनेटाइजेशन नाम से एक इवेंट हुआ था जिसमें सडनली सारा पैसा, है ना, सारा पैसा बैंक्स को वापस करना था, हमें सारा पैसा बैंक्स को वापस करना था। एंड एट दैट टाइम बैंक सॉ ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, काफी सारा मतलब पैसा उनके पास आ रहा था, काफी ज्यादा पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया था, काफी ज्यादा पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी इससे, देखो बैंक अगर टाइमली या सही तरीके से लोन नहीं दे पाएगा तो वो आपको इंटरेस्ट कैसे देगा, इस बात को समझिएगा। अगर ये 75% आगे नहीं बढ़ा पा रहा 10%, 15% पे, 10%, 15% पे, हाउ विल यू इट पे यू 5% ऑन दिस, 5% कैसे देगा बताइए। 100 रुपए अगर आपने उसको दिए तो उस पर 5% उसको देना है, तो जब तक ये कमाएगा नहीं तब तक वापस कैसे करेगा, है ना। तो एक चीज समझिए, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सारा जो लिक्विडिटी था मार्केट से उठ करके बैंक में चला गया था, सारी लिक्विडिटी बैंक से में मतलब मार्केट छोड़ के बैंक में चली गई थी, है ना। इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई बैंक के पास लोनीज ही नहीं थे कि भाई जिसको लोन दे वो, है ना, और बैंक के पास लिक्विडिटी सरप्लस पड़ा रहता था। अब पहली बार ऐसा देखा गया है काफी टाइम के बाद, 2016 का इंसिडेंट सोचो, 2016 से आज तक मतलब 2022 करीब 6 साल हो गए, तो अब जाकर के ऐसी सिचुएशन आई है, फॉर द फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी इन द बैंक सिस्टम
has moved into deficit mode after remaining in surplus mode for almost 40 months since May 2019। ध्यान रखना मई 2019 के बाद से अब जाके 40 महीने के बाद, है ना, उस समय से ही सरप्लस मोड में चल रहे थे, अब जाके डेफिसिट मोड में हम आए। व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी? readily available cash that bank needs to meet short term financial needs। ठीक है, on a given day if the banking system is a net borrower from the RBI under liquidity adjustment follow मतलब फैसिलिटी। तो ध्यान रखिएगा इस दिन पे क्या होता है, जो बैंकिंग सिस्टम है ये आरबीआई से बोरो करता है, इवेंचुअली आरबीआई से बोरो करता है, सर हमारा मैक्सिमम पैसा लोन में जा चुका है एंड पीपल वांट देयर मनी बैक, सो प्लीज लेंड अस सम मनी। ठीक है, द सिस्टम लिक्विडिटी कैन बी सेड टू बी इन डेफिसिट, है ना, सिस्टम लिक्विडिटी इस केस में डेफिसिट में कहलाती है, और अगर ये बैंक फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उस केस में बैंक रन होने की भी सिचुएशन बन सकती है, इसीलिए आरबीआई को रेगुलरली सपोर्ट देती है। ठीक है, if the banking system is net lender to RBI, system liquidity can be said to be in surplus। तो ध्यान रखना बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। ठीक है, तो इस पे सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है, if the banking system is net borrower from RBI, the liquidity system liquidity will be called deficit। Is it true or false? दोस्तों मैंने सही स्टेटमेंट बोला है, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला है, मैंने बोरोवर और डेफिसिट को लिंक किया, राइट, है ना, कि आरबीआई जो है, आरबीआई मतलब समझ आ रही बात, बैंकिंग सिस्टम जो है ये आरबीआई से लोन ले रहा है, ठीक है, इस तरफ लोन ले रहा है, मतलब बैंकिंग सिस्टम इज बोरोवर फ्रॉम द बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, नेट बोरो कर रहा है ना, उस केस में सिस्टम लिक्विडिटी जो है वो डेफिसिट की कहलाएगी। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है refers to the RBI's operation through which it injects or absorbs liquidity into or from the banking system, है ना, तो ये अच्छी बात भी है, इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी कम लिक्विडिटी उतना कम इन्फ्लेशन। ठीक है, जितना कम लिक्विडिटी उतना कम इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो इस डिफिसिट को ट्रिगर किसने किया है, तो देखो एक चीज समझना, एडवांस टैक्स आउटफ्लोज, इससे क्या हुआ है, दिस आल्सो इंक्रीजेस कॉल मनी रेट टेम्पररी अबव द रेपो रेट। ठीक है, तो एडवांस टैक्स आउटफ्लो जो है ये इसके कारण क्या हुआ है, कॉल मनी रेट जो है वो टेम्पररीली रेपो रेट के ऊपर चला गया है। कॉल मनी रेट जो है ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म फंड है ना, इन विच एट विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट इन द मनी मार्केट। प्लीज ध्यान रखिए, आरबीआई, बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, ये सारे के सारे कॉल मनी मार्केट में टेक पार्ट करते हैं, और अगर कॉल मनी का जो रेट है वो रेपो रेट के ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो अगर ऊपर जाएगा तो लोग प्रेफर करेंगे रेपो रेट पे पैसा लेना रादर देन कॉल मनी रेट पे पैसा उठाना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई टू स्टेम द फॉल इन द रूपी अगेंस्ट डॉलर। इसके पीछे एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि भैया आरबीआई बार बार कोशिश कर रही है कि डॉलर को मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत किया जाए। ठीक है, तो इसके कारण भी आप देखोगे तो ये सिचुएशन अराइज हुई है। ठीक है, कि रूपी काफी सारा ये मतलब एब्जॉर्ब कर रही है, आरबीआई काफी सारा रूपी एब्जॉर्ब कर रही है और डॉलर पंपिंग कर रही है, इज इट क्लियर? हाउ टाइट लिक्विडिटी कंडीशन इंपैक्ट कंज्यूमर्स कैसे इंपैक्ट करेगा? देखो एक चीज समझना, इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड बढ़ेंगे, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली लीड टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर द कंज्यूमर्स टू। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, जो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ इंटरेस्टेड हो, ध्यान रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना काफी सेफ ऑप्शन है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ही पूरा बैंकरप्ट हो जाए, है ना, कि मतलब पूरा देश ही डूब जाए, तब तक आपका जीसेक सबसे सिक्योर माना जाता है। ठीक है, आरबीआई जो है में इंक्रीज रेपो रेट विच कैन लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, काफी ज्यादा फंड्स का कॉस्ट बढ़ा सकती है। बैंक्स विल इंक्रीज देयर रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट्स। ठीक है, टू विच ऑल लोन्स आर लिंक्ड टू। ध्यान रखना बैंक्स जो है ये रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स पे लेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी अपना रेट बढ़ा देंगे, है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ जाएगा आपका, तो बेसिकली ओवरऑल लोन महंगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो लोन भी सामने महंगा होगा। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी अभी निगेटिव में चल रही है, और फ्यूचर में आप देखेंगे कि लोन महंगा होगा, महंगाई मतलब थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट स्टिल मतलब आई फील कि वो नलिफाइड इफेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, चलिए पीएलआई स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए पहले चलता था भैया आप 10,000 यूनिट बना रहे हो, है ना, 10,000 यूनिट बना रहे हो या 1 लाख यूनिट बना रहे हो, डजेंट मैटर, ध्यान रखिएगा, यू विल गेट ओनली 1 लाख सब्सिडी, है ना,
यू विल गेट ओनली 1 लाख रुपीज सब्सिडी, तो ऑब्वियसली बात है आप 10,000 यूनिट बनाना चाहोगे, क्योंकि यू आर गेटिंग 1 लाख सब्सिडी, इट इज रिड्यूसिंग योर कॉस्ट एंड इवेंचुअली यू आर अर्निंग मच मच मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं रहोगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं देखो, अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो आपको 10,000 रुपए सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको 1 लाख सब्सिडी मिलेगी। तो ऑब्वियसली बात है हर यूनिट पे, पर यूनिट प्रोडक्शन पे आपको 1 रुपए का सब्सिडी मिल रहा है, तो आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल रहा, आपका कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल रहा। इस केस में आपके पास इंसेंटिव रहेगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करो, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा भी होगा। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को क्लियर किया है 19,500 करोड़ रुपए का, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया जा सके डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल्स के। ठीक है, डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। एम क्या है, एमिंग एट रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रीज रिलायंस ऑन चाइना मेड पैनल्स। ध्यान रखना, चाइना मेड पैनल्स से रिलायंस कम करना है हमें। गवर्नमेंट इज होपिंग दैट अबाउट 65 गीगावाट पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ फुल्ली एंड पार्शियली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स विल बी इंस्टॉल्ड इन द कंट्री। ध्यान रखना 65 गीगावाट पर एनम निकाला जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके लिए इंसेंटिव क्या है इस स्कीम में, तो समझना है इंसेंटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स range from as low as 1% for the electronics and technology products to as high as 20% for manufacturing of critical key starting drugs and certain drug intermediates। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पे आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान एपीआई एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, तो इस पे 20% तक हम क्या कहते हैं इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग आए इसमें और ज्यादा से ज्यादा बनाएं। ठीक है, इन सम सेक्टर्स लाइक एडवांस्ड केमिस्ट्री, सेल बैटरीज, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इंसेंटिव विल बी गिवन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल परफॉर्मेंस एंड लोकल वैल्यू एडिशन डन ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ध्यान रखना, बाकी सारे सेक्टर में आपको 5 साल के लिए ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये पीएलआई का फायदा मिल सकता है। ठीक है, सेक्टर्स फॉर विच पीएलआई स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड। दोस्तों ध्यान रखना, ये रेगुलरली बढ़ते रहते हैं, तो दिस इज नॉट ए क्वेश्चन मतलब कि जिस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यूपीएससी पूछेगा। आज 14 सेक्टर है, कल को मान चलो कल ही कल मतलब इट्स लाइक मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कल 20 सेक्टर हो जाए, है ना। नो वन नोज, क्योंकि ये रैंडम होता है, टोटली रैंडम होता है। आपको 14 सेक्टर याद नहीं रखने हैं। ध्यान रखना है आपको ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर मॉड्यूल्स, मेटल्स, माइनिंग, टेक्सटाइल, अपैरल, व्हाइट गुड, ड्रोन, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरीज, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। इसमें एक चीज मुझे बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट गुड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट गुड्स। अब ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लीज कोशिश कीजिए, जरूर से आंसर कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट गुड्स, सफेद गुड्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एंड हाउ डू दे प्ले क्रिटिकल रोल इन द इकोनॉमी, हाउ डू दे प्ले critical role in our economy, critical role in our economy। तो देखो ये 10 मार्क्स का सवाल तैयार हो गया, in our economy। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए इसको लिखने की भी, बट प्लीज ये ध्यान रखिए इसको व्हाइट गुड्स का पक्के से आप एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, और जरूर बताइएगा, प्लीज ये ध्यान रखिए। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम के चैलेंजेस क्या है, देखो समझना कि कोई कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर नहीं है, हर सेक्टर वाइज वैरी करेगा, वैल्यू एडिशन कितना किया जा रहा है, कितने जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा, इन सब चीजों को मिला करके करोगे तो फिर समझ में नहीं आता कंपनीज को भी भाई कर क्या रहे हो आप ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी तरीका नहीं है प्रॉपर की दो डिफरेंट स्कीम को आप प्रॉपरली कैसे कंपेयर करो, है ना। इसके अलावा टारगेट्स फॉर कंपनीज फॉर इंसेंटिव टू स्टीप, है ना, काफी ज्यादा स्टीप है अगर आप मतलब इंसेंटिवाइज करना चाहते हो टारगेट के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनीज रिलाइड ऑन 1 और 2 सप्लाई चेन, है ना, डोमेस्टिक कंपनीज जो है 1 या 2 सप्लाई चेन पे रिलाई करती हैं। अनलाइक ग्लोबल कंपनीज, मोस्ट डोमेस्टिक कंपनीज रिलाइड ऑन 1 और 2 सप्लाई चेन व्हिच हैव बीन सीवियरली डिस्टर्बेड एंड ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, दीज कंपनीज वोंट क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। तो समझना दूसरे की गलती हो रही है, दूर मतलब किसी और देश की गलती है, डोमेस्टिक कंपनीज में भी 1 या 2 सप्लाई चेन्स हैं और वो डिस्टर्ब हुए तो पूरा कोलैप्स कर गया उनका इकोनॉमी, उसके बावजूद उनको इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा, तो ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड की बात करें तो ध्यान रखिए, इफ द डिमांड इज स्टैग्नेंट, डिमांड अगर स्टैग्नेंट होती है, देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट सिंस देयर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंटरी इन्वॉल्व, देयरफॉर एड्रेस चैलेंजेस इन द टर्म्स ऑफ डिमांड। ध्यान रखना, डिमांड की साइड से भी हमें वर्क करना है अपार्ट फ्रॉम साइड सप्लाई साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिए, डिमांड को बूस्ट कीजिए अपने आप,
सेल बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। देयर इज नीड टू लुक एट ऑल द सेक्टर्स व्हिच व्हेन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, केवल मैन्युफैक्चरिंग पे ही नहीं, आप सर्विस सेक्टर में भी ध्यान दीजिए, इससे भी इंडिया बेटर होगा, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल टॉपिक है आपका, दैट इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है? ध्यान रखिए, टेक्निकल टेक्सटाइल ये अलग कैटेगरी है कपड़ों की, और इसमें बेसिकली जो कपड़े होते हैं इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काफी ज्यादा यूज आते हैं, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है इनका, ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर क्रिएटेड विद द फंक्शन इन द माइंड, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट एस्थेटिक्स, इट्स मोर अबाउट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, कहीं आग लग रही है, कहीं आग लग रही है ना, तो फायरमैन अगर जाएगा कहीं पे, फायरमैन अगर जाएगा तो शुड ही लुक वेरी फैंसी? नहीं। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह क्या पहने उससे उसको कोई मतलब नहीं, ही वांट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। वहां पे वो प्रोटेक्शन चाहता है कि आग की लपट आए तो भी मैं जलूं नहीं, है ना। तो उसको ऐसा कपड़ा आपको पहनाना है कि जो फ्लेम रिटार्डेंट हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई डॉक्टर है जो कि मतलब ऑपरेट करने जा रहा है किसी ऑपरेशन रूम में, डज ही वांट टू लुक वेरी फैंसी? नो, नेवर, है ना। वो बिल्कुल प्लेन टिप क्लोथ में कोई दिक्कत नहीं, बट जो उसके कपड़े होने चाहिए वो ऐसा ना हो कि बहुत इजीली बैक्टीरिया को ग्रैब करें, फंगल इन्फेक्शन को ग्रैब करें, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। कोई इलेक्ट्रिशियन कहीं काम करने जा रहा है तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा अट्रैक्ट करे, नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, ध्यान रखिए। इंडस्ट्रियल फैब्रिक जो होते हैं इसको बहुत वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाया जा सकता है, और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन के साथ इनको बनाया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लो, फैब्रिक अलग अलग फैब्रिक में अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है। कुछ जो आपके टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, कुछ एंटी स्टैटिक होते हैं जिनमें चार्ज नहीं होगा, है ना, चार्ज आपका नहीं होगा। स्पेसिफिकली इस तरह के जो कपड़े होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रोल पंप, है ना, जहाँ पे पेट्रोल पंप है या पेट्रोल स्टोरेज यूनिट है ना। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, आप देखना, आप कपड़े उतार रहे हो और चट 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 आवाज आती है, तो समझना वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, तो वहां पेट्रोल स्टोरेज टैंक के आजू बाजू आप हुए, है ना, क्या हालत होगी, ठीक है। ऐसा जहां पे मिथेन स्टोर किया जाता हो थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत या मैक्सिमम, ठीक है। केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, फ्लेम रिटार्डेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट हो सकते हैं, ऑर्डर ऑब्जर्वेंट और रेजिस्टेंट हो सकते हैं, यूवी रेजिस्टेंट हो सकते हैं। कई तरह के टेक्निकल टेक्सटाइल आते हैं, ध्यान रखिए इनका इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी अभी 23 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि 60 करोड़ रुपए के हैं। ध्यान रखना, स्पेशलिटी फाइबर्स में, सस्टेनेबल टेक्सटाइल में, जियो टेक्सटाइल में, मोबाइल टेक में, इसके अलावा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। एग्रोटेक की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्रिंग, एनिमल कीपिंग, इन सब जगह इसका यूज पड़ता है। मेडिटेक की बात करें तो हाइजीन एंड मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्टेक, मोबीटेक, अब देखो मतलब हर कपड़े का अलग अलग जगह यूज है, ठीक है, ध्यान रखना। और इकोटेक मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, है ना। क्लॉथ टेक आपको पता है, गारमेंट्स एंड शूज जो होते हैं क्लॉथ टेक में आएंगे, ठीक है। बिल्ड टेक में ऑब्वियसली बात है मेम्ब्रेन पड़ती है, लाइट वेट, मैसिव कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए उस कपड़े को ऑप्टिमाइज किया जाए, ठीक है। जियोटेक में आपको पता होना चाहिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, रेलवे, इरिगेशन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वाट वेस्ट लैंडफिल, डैम, कई सारी ऐसी चीजें बनती हैं, ठीक है। पैकेज की अगर मैं बात करूं, पैकेजिंग प्रोटेक्टिव कवर दिया जाता है सिस्टम को, काफी बड़े बड़े बैग को सैक में मतलब बोरे में भर के रखा जाता है, ठीक है। होम टेक देख लो, प्रो टेक देख लो, पर्सन एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ठीक है। इंड्यूटेक मतलब इंडस्ट्री बेसिकली, जैसे आप देख सकते हो, फिल्ट्रेशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया। इसके अलावा स्पोर्ट्स टेक भी, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स एंड लीजर, एक्टिव वियर, आउटडोर, स्पोर्ट्स आर्टिकल, ये सब चीजों के लिए जो कपड़े बनते हैं ये क्या कहलाएंगे? इन सबको हम कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है। अब ये चीज समझिएगा, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है ये 2020 में अप्रूव किया गया था बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए ने इसको अप्रूव किया था 1480 करोड़ रुपए के आउटले के साथ, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करता हूं तो 2020 टू 21, 2023 से 24 इसके बीच में चलाया गया है ये, ठीक है। एम क्या है? एम है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना, किसमें? टेक्निकल टेक्सटाइल में, बाय टेकिंग डोमेस्टिक मार्केट साइज फ्रॉम 40 बिलियन यूएस डॉलर टू 50 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2024, है ना, ध्यान रखना। इसका कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आर&डी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? भाई देखो, प्रमोट करो और डेवलप करो मार्केट टेक्निकल टेक्सटाइल का। तीसरा क्या है? अच्छा, सेकंड में ही ध्यान रखना, पेनिट्रेशन लेवल जो टेक्निकल टेक्सटाइल का है अभी 5 से 10% है, 5 से 10% है,
और डेवलप्ड कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 30 से 70% तक बनता है इनके यहाँ पे, सो डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारे यहाँ बहुत ह्यूमंगस स्कोप है। आप सोच लो 125 करोड़ के ऊपर हमारी जनसंख्या है, 125 करोड़ के ऊपर हमारी जनसंख्या है। वहां 30 से 70%, 50% आबादी भी अगर यूज करने लग गई तो कितना बड़ा मार्केट हो जाता है, करोड़ों का मार्केट है दोस्तों, करोड़ों अरबों का मार्केट है ना। थर्ड कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंश्योर 10% एवरेज ग्रोथ एवरी ईयर टिल द मिशन एंड्स। ठीक है, जब तक मिशन खत्म नहीं हो जाता तब तक 10% हर साल एनुअली एवरेज ग्रोथ दिखानी है, और ये एक्सपोर्ट में हमें ग्रोथ इंश्योर करनी है। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल विल बी सेटअप। फोर्थ कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक स्किल्ड लेबर ही नहीं होगा तब तक आप R&D कैसे करोगे, आप टेक्निकल टेक्सटाइल बिल्ड कैसे करोगे, कैन यू थिंक ऑफ दैट। ठीक है, अब एक चीज समझिए, इथेरियम मर्जर एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, काफी ज्यादा, खासतौर से जो क्रिप्टो करेंसी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या वहां पे इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टोज में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिप्टो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है fully transition from proof of work to a proof of stake consensus mechanism and this revamp is known as merge। ध्यान रखना, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ये कन्वर्ट हुआ है इथेरियम। ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन जो प्लेटफॉर्म था काफी वेल ग्रोइंग है, अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा काम कर रहा था, और अभी इसने अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट किया। इसको बोल रहे हैं हम मर्ज, इसको क्या बोल रहे हैं, मर्ज। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। देखो, जो क्रिप्टो करेंसी आई थी, क्रिप्टो करेंसी क्यों आई थी, क्या कर रही थी, क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक प्रिंसिपल था, खासतौर से अगर मैं बोलना चाहूँ बिटकॉइन, ठीक है, करेंसी का जो बेसिक पर्पस था दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि जो प्रूफ ऑफ मतलब जो काम था, प्रूफ ऑफ वर्क था, वो कौन अप्रूव कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स। नोड्स क्या थे, बेसिकली एरे सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स थे जो कि कहीं भी सिचुएटेड हो सकते हैं, और बेसिकली वो माइनिंग करते थे। क्या करते थे वो, बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो माइनिंग करते थे। क्या करते थे, क्रिप्टो माइनिंग करते थे। ये क्या करते थे, क्रिप्टो माइनिंग करते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक दिखाया गया था क्रिप्टो माइनिंग में, दैट वाज एनवायरमेंटल चैलेंज। भैया देखो, और कॉस्ट का चैलेंज दिखाया गया था कि देखो इसमें एक ट्रांजैक्शन में इतनी ज्यादा बिजली खर्चा होती है, जिसको बनाने में इतना ज्यादा कॉस्ट लगता है, और साथ ही साथ इससे कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, तो देखो प्रूफ ऑफ वर्क को इन्होंने इथेरियम में अभी रिसेंटली स्क्वैश कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है, उसके पीछे भी मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बदले लेकर के आए हैं ये लोग प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि सिमिलर है करंट बैंकिंग सिस्टम की तरह। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, और ये जो चीज है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच करना, ये भी इसको और ज्यादा सिक्योर बनाता है और बेटर बनाता है। ठीक है, कैसे करेंगे बताता हूं मैं, बट ध्यान रखो इथेरियम के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म, ठीक है, by developers to build decentralized apps, smart contracts and even crypto tokens। ध्यान रखना, इथेरियम इज लाइक मच मोर लाइक, देखो मैं एक कंपैरिजन बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, प्ले स्टोर ऑफ क्रिप्टो। क्या है, प्ले स्टोर ऑफ क्रिप्टो की तरह हो गया। जैसे गूगल का प्ले स्टोर है ना, अब जाते हो वहां पे कोई भी ऐप का नाम टाइप करते हो, ऐप आ जाता है, डाउनलोड करते हो, उस ऐप में इन ऐप परचेजेस भी हो सकते हैं, गूगल जिम्मेदारी लेता है भाई सेफ सिक्योर ऐप रहेगा, है ना। इसी तरह से इथेरियम भी हुआ था कि भाई कोई भी चाहे तो वहां पे जाके अपना डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना सकता था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकता था, क्रिप्टो टोकन कुछ भी कर सकता था, जो भी क्रिप्टो से पॉसिबल है सारी चीजें कर सकता था। तो इथेरियम वाज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ प्लेटफॉर्म, और काफी सॉलिड, काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। देखो आप इथेरियम के शेयर जो प्राइस है इसी के बराबर में साथ में चालू हुआ था रिपल, है ना। इफ यू वुड हैव फॉलोड इट अप अराउंड 2017-18, अगर आप फॉलो करते इसको, रिपल और इथेरियम ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेस पे थे। आज की डेट में इथेरियम आसमान छू रहा है, रिपल डूबता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत तगड़ा इनोवेशन किया इथेरियम में। इट इज रियली इनोवेटिव एंड गुड कंपनी, है ना, काफी अच्छे तरीके से चलाया इन्होंने। प्लेटफॉर्म की करेंसी क्या है, ईथर है। ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म की करेंसी क्या है, ईथर है। इज ओनली सेकंड टू बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैन यू थिंक ऑफ दैट, some of the most popular application of the cryptocurrency such as non-fungible tokens and decentralized finance DeFi are based on Ethereum network। is it clear? non-fungible token आपको मालूम होगा NFT काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, काफी सारे लोगों ने, अमिताभ बच्चन नहीं, किसी ने शायद एक पर्सन ने अमिताभ बच्चन की NFT पेंटिंग की NFT करवाई और उसको लैक्स में बेचा है ना। तो काफी सारी चीजें हैं। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transaction। ठीक है, ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी क्या है, बेसिकली
किसी भी तरह का करेंसी है जो कि डिजिटली या वर्चुअली एग्जिस्ट करता है और क्रिप्टोग्राफी यूज करता है ताकि ट्रांजैक्शन सिक्योर रहे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी डू नॉट हैव ए सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, यहाँ कोई भी सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होता है। यहाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम का यूज किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके और न्यू यूनिट इशू की जा सके। बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन, ठीक है। तो हर पीयर एक अपने आप में ब्लॉक है और वो जुड़ते चले जाते हैं तो वो ब्लॉकचेन बना जाता है। ध्यान रखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? जिसपे सारा क्रिप्टो करेंसी वर्क करता है। इट इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसीज आर रिकॉर्डेड इन अ पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटाबेस। इसको और सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूँ, सपोज कीजिए गांव में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक बोर्ड लगा दिया है ना, सरपंच साहब बैठ गए, ठीक है, या कोई भी पर्सन बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ 10 लोग हमेशा बैठे हुए हैं, चिट चैट चल रही है, ठीक है। कोई भी पर्सन जाता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जाता है, वो यहाँ पे बताता है देखो भैया यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ था, इस प्रॉपर्टी के बाद ये प्रॉपर्टी ऐसे बिकी, फिर अगला ये प्रॉपर्टी ऐसे बिकी, है ना, और इसने कहा कि भाई बिक गई, तो फिर 2 पर्सन और आएंगे वेरीफाई करने के लिए, अच्छा देखे तो सही में बिकी है नहीं बिकी, ठीक है। When they will say okay, only then it will be marked as permanent, only then it will be marked as correct and complete, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 4 लोग रेगुलर इस पे वॉच बनाए हुए हैं, ठीक है, रेगुलरली वॉच बनाए हुए हैं, तो ये इनडेलिबल है। इनडेलिबल मतलब ये इसको कोई मिटा नहीं सकता, जा करके मिटा नहीं सकता, इसके आगे ही लिखेगा, ठीक है। परमानेंट इंक में आगे ही लिखेगा, अगर गलत भी हो गया तो भी इसको चेंज करके आगे ही लिखा जाएगा, उसको पीछे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। एंड देयर विल ऑलवेज बी अप्रूवर्स, पीयर्स ही मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। डिजिटल डेटाबेसेस और लेजर्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज ब्लॉक्स, ठीक है, दैट आर कपल्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स, ठीक है। लेजर्स का डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, और उसको जोड़ देते हैं तो वो ब्लॉक चेन बन जाता है, ब्लॉक्स की पूरी चेन बन जाती है, ठीक है। इट ऑफर्स अ सिंगुलर कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट एंड टेम्पर एविडेंट रिकॉर्ड कीपिंग रियल टाइम ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटेबिलिटी, है ना, ऑडिटेबल होता है पूरी तरह से। Any new information added or altered via a new block is to be vetted and approved by over half the total users, ठीक है, उसके आधे टोटल यूजर्स के द्वारा उसको वेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, देखो एक चीज समझना, इथीरियम के पास पहले बैंक जैसे कोई अप्रूविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ठीक है, ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए कोई मेथड नहीं था। बेसिकली इसके नेटवर्क पे होता था, है ना, और जिसको हम लोग बोलते थे प्रूफ ऑफ वर्क, POW, ठीक है। ये प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, प्रूफ ऑफ वर्क है, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, जिसमें कि माइनर प्रूफ देते थे या वैलिडेट करते थे, हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन सही हुआ है, गलत नहीं हुआ है। और माइनर्स कैसे प्रूफ देते थे? क्योंकि माइनर्स जो करते थे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करते थे यूजिंग मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कटिंग एज कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। फर्स्ट वन टू सॉल्व द पजल वुड बी चोजन एज द वैलिडेटर, जो पहले सबसे पहले सॉल्व करके देगा वही वैलिडेटर कहलाएगा। और इसके कारण जो ये पूरा इंटायरली डिपेंडेंट प्रोसेस किस पे हो गया था? क्रिप्टो फॉर्म पे। जिसका सिस्टम जितना तेज उतने ज्यादा वो क्रिप्टो कमा सकता है। विच आर मैसिव वेयर हाउस लाइंड विथ रोज ऑफ कंप्यूटर विच वुड सॉल्व द पजल, ठीक है। तो ये पजल्स को सॉल्व करेंगी, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी जितना तो ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे जो माइनर्स थे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल ला दे रहे थे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल उससे ज्यादा आ जा रहा था। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, कई घरों में ऐसा हुआ है, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो इशू क्या आ रहे थे, मैंने पहले बताया, इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। क्रिप्टो का टोटल एनुअलाइज्ड पावर कंजम्पशन अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, ये फिनलैंड के बराबर का है। फिनलैंड एक अलौता देश है पूरा, उसके बराबर ये पूरा पावर कंज्यूम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो स्विट्जरलैंड से कंपेरेबल है, काफी डेवलप्ड कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी कार्बन फुटप्रिंट काफी ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये एनर्जी गजलर कहलाते हैं काफी ज्यादा, है ना। तो फॉर सम टाइम यूरोपियन कंट्रीज इवन क्रिप्टो माइनिंग को बैन करने की बात कर रही थी, है ना, क्रिप्टो माइनिंग को बैन करने की बात कर रही थी। और चाइना ने तो एक्चुअली क्रिप्टो माइनर्स को बैंक भी मतलब क्रैकडाउन करना चालू किया, जिसके कारण ये सब विदेशों में भाग गए, सारे विदेशों में भाग गए, ठीक है। तो ध्यान दो, ये काफी दिक्कत वाली चीज थी, ऑब्वियस सी बात है। अब न्यू मेथड क्या है, ध्यान रखो, इसमें क्रिप्टो माइनर्स की जरूरत नहीं होगी, है ना, गिगांटिक माइनिंग फार्म की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड पे शिफ्ट कर गया है। वैलिडेटर्स को रैंडमली अप्रूव करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को, और एक छोटा सा उनको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। जो वैलिडेटर्स हैं इनको रैंडमली अप्रूव करेंगे ट्रांजैक्शन, किसी एक बंदे को अलॉट होगा, वो आराम से ट्रांजैक्शन करे और छोटा सा रिवार्ड पा ले, ठीक है। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, दिस वुड एंटायरली एलिमिनेट द नीड फॉर माइनर
ऑन इथेरियम नेटवर्क, ठीक है। इट विल रिड्यूस इथेरियम एनर्जी कंजम्पशन बाय नियरली 99.95%। इट विल मेक ट्रांजैक्शंस ऑन इथेरियम नेटवर्क एक्सट्रीमली सिक्योर, काफी सिक्योर बना देगा, और साथ साथ 99.95% इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो काफी अच्छा है प्रूफ ऑफ स्टेक, है ना, एज कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, क्योंकि वर्क पे आपको मिल रहा था और वर्क पे नहीं, आप स्टेक होल्डर हो, आपको बना दिया गया, दे दिया गया, रैंडमली असाइन कर दिया गया, नाउ डू दैट टास्क, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ध्यान रखिए, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इस पे आराम से मैं अगर नहीं जाता तो 45 मिनट्स का लेक्चर ले सकता हूं, बट देखो 45 मिनट्स का मैं लेक्चर तो ले सकता हूं, बट इट्स बेटर कि मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा दूं, क्योंकि करंट अफेयर की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च कर चुकी है 2022, ठीक है। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्विक लास्ट माइल डिलीवरी को इंश्योर करना, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो मेजर ट्रांसपोर्ट है उसमें से मात्र 5 से 10% इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट, हार्डली रेलवे या फिर वाटरवेज से होता है, जबकि ये दोनों चीपेस्ट मोड है, काफी ज्यादा चीप मोड है। स्टिल मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट है ना, 70-80% जो ट्रांसपोर्ट है ये कहां से होता है, रोडवेज से होता है, जो कॉस्टली भी पड़ता है, टाइम टेकिंग भी है, और साथ साथ कहते हैं लॉन्ग रूट भी पड़ता है, टाइम काफी ज्यादा रहता है, तो कॉस्टली भी है, टाइम भी है। और देखो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, मनी तो मनी है ही है, ठीक है। तो इसके कारण जो होता था, हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी हाई है, इसके कारण काफी बार देखा गया था हमारे जो बिजनेसेस हैं वो अपना कॉम्पिटिटिव एज एक्सपोर्ट के मामले में खो देते थे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई है ताकि हम तीनों को सिंक कर सके। और देखो इसमें एक और बहुत बड़ा चैलेंज था कि वाटरवेज में ना बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, रेलवेज में रिलेटिवली कम होते हैं और रोडवेज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना। तो ऑब्वियसली बात है, फिर से पेपर वर्क से बचने के लिए लोग क्या करते थे, रोडवेज को चुनते थे, ठीक है। तो पॉलिसी जो है ये की एरिया पे फोकस करता है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन एंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। अब इसमें एक और चीज क्या होता है, एक चीज समझना कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इसलिए भी हाई हो जाते हैं क्योंकि सपोज करो रोडवेज आप चुन रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो आप निकले, लेट अस प्रिज्यूम दैट दिल्ली से, ठीक है, आप दिल्ली से निकले, आपको आना है कहाँ पे, लेट अस प्रिज्यूम दैट कोलकाता, यू वांट टू गो टू कोलकाता, ठीक है, आप कोलकाता पहुंचना चाहते हो, ठीक है। या हिसार से निकले, हिसार हरियाणा में है, हरियाणा में जिन लोगों को ना पता हो, हिसार हरियाणा में है और कोलकाता पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, इस दूरी में जो भी है आपको जगह जाना पड़े, यदि आपको जाना पड़े, तो इस बात को समझिएगा कि आप वाटरवेज बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते थे, बट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। रेलवेज में बहुत सारा मिसहैंडलिंग होता है, पेपर वर्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो जो ट्रक वाला भी लेके जाएगा वो दिल्ली से तो जाएगा कोलकाता तक, लेकिन वापसी में आने में इसको कोई जरूरी नहीं है कि भाई कुछ सामान मिले या ना मिले, सामान मिले या ना मिले। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता था, भैया कोलकाता ये गया और वहां से खाली हाथ लौट रहा है पूरा दिल्ली तक। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इस पर डबल साइडेड कॉस्ट पड़ती है, तो ये लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, है ना। तो इस तरह से समझिएगा कि हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि इसको भी ऑप्टिमाइज कर सके, जो कि इसको भी ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है। इसका गोल क्या है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैव टू बी कट टू हाफ बाय 2030 by reducing the cost of logistics from 14 to 18% of GDP to best global best practices of 8%। ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हमें आधा करना है 2030 तक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम हब एंड स्पोक मॉडल यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं समझाता हूं आपको। बीइंग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया एम्स टू बी अमंग टॉप 10 इन एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030। हम 50% तक अपना कम करना चाहते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम हम लगाने की सोच रहे हैं, जिससे ये होगा कि भाई देखो एक बार कोई चीज चेक हो गई, एक बार किसी एक पॉइंट पे कोई एक चीज चेक हो गई, जो भी उसको नेसेसरी क्लियरेंस है सिंगल विंडो के थ्रू मिल गए, तो उसको दोबारा से, जैसे मान लो वहां से रेलवे में निकला, ठीक है, फिर रेलवे से सपोज कीजिए वाटरवेज पे गया, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए हिसार से कोई चलता है और जाना चाहता है कोलकाता, है ना, कोलकाता, या कोलकाता के भी थोड़ा सा अपन ऊपर उठते हैं, सिलीगुड़ी जाना चाहता है, ठीक है, सिलीगुड़ी जाना चाहता है, सिलीगुड़ी, ठीक है, हो सकता है जाना आपका मन हो सकता, ठीक है, सिलीगुड़ी, ठीक है। तो हिसार से निकला, अब देखो एक चीज समझना, हिसार से निकला दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में हमारी यमुना नदी बहती है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी नेविगेबल कई जगह पे नहीं है, सपोज कीजिए नहीं है, ठीक है। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसपोर्ट दिस वाया रेलवे, रेलवे के थ्रू मैं इसको कोशिश करूंगा कानपुर पहुंचा दूं, ठीक है, और कानपुर से गंगा नदी में डाल करके, गंगा नदी में डाल करके कोलकाता, या फिर मतलब जो भी एक मतलब बिहार में एक पॉइंट हम चुन सकते हैं, ठीक है, बिहार या मतलब जहां भी मतलब झारखंड में, जहां पे इसको डिपोर्ट कर दिया, मतलब उतार दिया, डिबोर्ड करवा दिया जाएगा ना, डिबोर्ड करवा के फिर इसको बाई
ट्रेन या फिर मतलब रोड सिलीगुड़ी पहुंचाने। इज इट क्लियर? तो देखो ये जो है हम सीमलेस फास्टर वर्क फ्लो के लिए ये चीज इंश्योर करेंगे, जो चीज एक बार रेलवे के लिए पैक हो गई वही चीज बिना मतलब किसी एडिशनल वर्क मतलब पेपर वर्क के, बिना किसी एडिशनल दिक्कत के वाटरवेज के थ्रू जा सके, वाटरवेज के थ्रू जा सके। ठीक है। इसके अलावा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे जहां पे फ्रीइंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम प्रेजेंट टिरेनी ऑफ लॉन्ग एंड कम्बरसम प्रोसेस। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी हम बात करते हैं। देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में क्या होगा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा। आपको बस ये डालना है कि भाई यहां से मुझे यहां जाना है, हिसार से सिलीगुड़ी जाना है, वो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करके बता देगा, देखिए आप यहां से यहां चले जाइए और ये पेपर वर्क है इस पॉइंट पे, आप बस एक बार एक जगह एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका सामान सीमलेसली खुद ब खुद जाता चला जाएगा। ठीक है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ई लॉग्स जिसको हम बोलते हैं, विल अलाउ इंडस्ट्री टू डायरेक्टली टेक अप ऑपरेशनल इश्यूज विद गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन। तो ध्यान रखिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है इंडस्ट्री यहाँ पे पार्टनरशिप करेगी किसके साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि तेजी से रिजोल्व कर सके जो भी ऑपरेशनल इशू आ रहा है। एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान। ठीक है। तो कॉम्प्राइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, बेंचमार्किंग सर्विस स्टैंडर्ड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क, ये सारी चीजें इसमें हम करेंगे। ठीक है। ध्यान रखिए इसमें एक और प्रोग्राम किया जा रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। हब एंड स्पोक मॉडल कैसे, सपोज कीजिए, ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल चुन रहा हूं, लेटेस्ट से भटिंडा या पंजाब में कोई भी एक पकड़ लो छोटा सा टाउन, जलंधर या भटिंडा। ठीक है, भटिंडा ही मान लेता अभी के लिए, भटिंडा। ठीक है, भटिंडा। हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पंजाबी दोस्त बुरा मत मानिएगा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। सपोज करो भटिंडा है, ठीक है, इसके आजू बाजू में बहुत सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, या लुधियाना है, प्रिज्यूम कर लीजिए लुधियाना है। ठीक है, जिसके आजू बाजू खूब सारा वुल या फिर मतलब फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर थिंग्स मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, तो ये सबर्ब्स में है। ठीक है, सबर्ब्स में है। अब मैं बोलूंगा भैया देखो मेरे यहाँ फैक्ट्री है छोटी सी, यहाँ से 1 टन माल लेकर के अब सीधा पहुंच जाओ कहाँ पे, सिलीगुड़ी। ठीक है, बहुत ठंडी पड़ती है सिलीगुड़ी में। ठीक है, या गैंगटोक पहुंच जाओ जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, गैंगटोक चले जाओ जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो यहाँ से मैंने वुलन क्लोथ बनवाए और मैं यहाँ भेज रहा हूँ बाई ट्रक, है ना। तो ये जो छोटा सा ट्रक है, ट्रक वाला क्या करेगा, 1 टन सामान उठाएगा, प्रिज्यूम करते 1 टन सामान उठाएगा, ये यहाँ से निकला घूमता 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 गैंगटोक गया। अब गैंगटोक वालों के पास, लेट अस प्रिज्यूम दैट ये भटिंडा वालों के लिए कुछ भी नहीं है अभी के लिए, भटिंडा या लुधियाना के लिए कुछ भी नहीं है ना। प्रिज्यूम करते हैं, जस्ट प्रिज्यूम करते हैं अभी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, गैंगटोक भी बहुत अच्छा प्यारा शहर है, वहां से भी काफी कुछ वापस आ सकता है ना, बट लेट अस प्रिज्यूम दैट कि अभी के लिए नहीं है। फिर क्या होगा, ये ट्रक को खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, इस ट्रक को क्या करना पड़ेगा, खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। कॉस्ट कितनी हो गई, सीधा डबल। तो हम क्या करते हैं, नहीं हम चुनते हैं सबर्ब्स को, सबर्बन एरियाज को चुनते हैं। ठीक है, हम करते हैं कि भैया देखो ये जितने भी शहर है, आप लुधियाना पकड़ लो, गुड़गांव पकड़ लो, ठीक है, गुड़गांव पकड़ लो, ठीक है, अभी यहाँ बाढ़ आई हुई अनलकीली, बुरा लगता है मतलब सुन करके, हिसार पकड़ लो, जो भी पकड़ लो। ठीक है, ये सारे के सारे अपना सामान कहाँ भेजेंगे, एक सेंट्रल लोकेशन पे भेजेंगे। ये स्पोक की तरह काम करेंगे, ये स्पोक की तरह काम करेंगे और ये सारा सामान आकर के इकट्ठा हो जाएगा। लेट अस प्रिज्यूम दैट दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में या नोएडा में एक जगह ला करके इसको इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है, एक जगह ला के इकट्ठा कर लिया गया, यहाँ से ये बल्क ऑर्डर हो जाएगा, 1-1 टन हर जगह से, हर शहर से आया, 1-1, 2-2 टन भी, 1 और 2 टन भी आया। तो यहाँ पे 10 शहर से अगर सामान आया तो सपोज कीजिए 20 टन सामान आ गया। ठीक है, और 20 टन को के लिए हम पूरी रेलवे ट्रैक भी, रैक भी बुक कर सकते हैं, है ना। तो ये रेलवे रैक यहाँ से बुक होगा, है ना, कहाँ तक के लिए, लेटर से इलाहाबाद के लिए बुक हो गया, इलाहाबाद के लिए। ठीक है, इलाहाबाद में आपको पता है गंगा नदी बहुत अच्छा है वाटरवेज, यहाँ से ये इस रैक को वाटरवेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा इमीडिएटली, और फिर ये आगे जाकर के आपका लेटर से कोलकाता को हम हब डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस प्रिज्यूम दैट हम कोलकाता को हब डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो सारा सामान यहाँ डीबोर्ड हो गया, कहीं से भी आएगा तो सबसे पहले कोलकाता आएगा इस सामान को लेकर के, और फिर वहां से गंगटोक जाना हो, सिलीगुड़ी जाना हो, जमशेदपुर जाना हो, कहीं पे भी जहां पे भी आपको जाना है, खड़गपुर जाना है, आप सभी जगह पे यहाँ से आप छोटे छोटे पैकेट में बांट करके छोटे छोटे व्हीकल्स के जरिए सामान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पूरा ट्रक ने ट्रैवल किया था इतना दूरी, ये दूरी कम हो जाती है दोस्तों, और मास लेवल पर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये भी इंश्योर किया जा सकता है कि बड़ा ट्रक है, कोलकाता में सारा सामान आ रहा है, गैंगटोक से, सिलीगुड़ी से, है, जहां से भी सामान मंगवाना चाहो हर जगह से आएगा। तो कहीं से तो सामान आना होगा ना, जो भटिंडा जा रहा होगा या लुधियाना जा रहा होगा, तो उसको फिर दिल्ली के लिए हम रवाना कर देंगे, दिल्ली और भी जगहों को केटर कर पाएगा, और फिर इस तरीके से देखो तो काफी ऑप्टिमाइज तरीके से चल पाएगा। ये जो हब एंड स्पोक मॉडल है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अमेजॉन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ये सारे भी यूज करते हैं, ये सारी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ये भी यूज करती हैं
तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यू शुड ट्राई कि आप भी इंडिया के मतलब एक मेजर माइलस्टोन में अपना पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें हिस्सा बनिए, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, दिस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट पॉजिटिव नोट लेट्स एंड दिस सेशन, है ना। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यू आर आवर स्ट्रेंथ, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो आप ही है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।